आज हम आपको एक विशेष तरह की जानकारी देने जा रहे हैं सहारा इंडिया के बारे में। सहारा इंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं, इसमें फंसे हुए पैसे किसको निकलेंगे, किसके फंसेंगे, इसके बारे में कुछ इतिहास को जानिए। उनकी हिस्ट्री में क्या उससे राज छिपा हुआ रहता है। हालांकि पहला टॉपिक हम बना दिए 3, इसमें हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में दिया गया कि सहारा इंडिया कैसी संस्था है। सहारा इंडिया, हालांकि इसके संस्थापक 1948 में जन्मे सुब्रतो राय थे और वे एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने ही एक उचित रूप से 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना किए थे और वे इसी के माध्यम से सहारा इंडिया में चिट फंड कंपनी के तरह काम करने लगे थे और ये आगे बढ़ते हुए एक सहारा परिवार का जो वेबसाइट है, जाल है, देश से विदेशों तक फैला दिया। हालांकि इस काम में इनको काफी सफलता मिली। 1978 में सहारा परिवार की स्थापना हुई थी, जो आज तक काफी फैल चुकी है। पिछले 40 साल से यह काम कर रही है। ये सब रिकॉर्डेड बात है। अब बात यह है कि सहारा इंडिया एक प्रकार की चिट फंड कंपनी है। चिट फंड का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि कोई भी लोग कुछ पूंजी को लगाकर एक संस्था खोलते हैं जिसमें ग्राहक, जिसे निवेशक कहा जाता है, उनके पैसे वे कम समय में दुगना तिगुना चौगुना करने का प्रलोभन देकर और उनकी पूंजी को अपने अंडर में लेते हैं, खाता खुलवाते हैं। वह एफडी या फिर रेकरिंग हो, थोड़ा थोड़ा करके जमा करना हो और कम समय में ज्यादा से ज्यादा दुगना तिगुना करने का प्रलोभन देकर यह कंपनी अपना काम को आगे बढ़ाती है। इसे कहते हैं चिट फंड कंपनी। हालांकि सहारा भी इसी चिट फंड कंपनी के अंतर्गत ही आने वाली एक संस्था थी जो आज भी है। अब बात इसमें आ गया है कि चिट फंड कंपनी क्यों फैलती है इतनी ज्यादा। हालांकि स्टेट बैंक, पीएनबी, पोस्ट ऑफिस, ये सब जो है 8 से 10 साल में धन को दुगुना करके देते हैं। काफी समय लगते हैं, परंतु ये कंपनियां साल 2 साल 4 साल में दुगुना चौगुना पचगुना करके देने का प्रलोभन देती है। या इसका इतना फलता फूलता कैसे बिजनेस है? इसका अर्थ यह होता है कि इनके एजेंट लोकल होते हैं। वे अपने दोस्त, परिवार, हित जन, साथी से मिल करके कम समय में पैसे को अधिक से अधिक होने का प्रलोभन देते हैं और देने के बाद ये जो है तेजी से फैला देते हैं। इनके एजेंट लोकल होते हैं। 25 से 40% तक की कमीशन भी देते हैं। 25% से लेकर 40% तक की कमीशन भी देते हैं। इतने उच्च कमीशन पाने के बाद कोई एजेंट अपने संबंधी, हित जन या परिवार के सदस्य या फिर और कोई दोस्त को जल्दी ही इसका मेंबर बना लेता है और वे पैसा को इस कंपनी में रेकरिंग के रूप में देने लगते हैं। साल में, 6 महीना में, 3 महीना में, 9 महीना में, ऐसा जैसा हो, तिमाही या 6 माही, सालाना, ऐसा करके जमा करने लगते हैं। अब ये शुरू तो पैसे लौटा देती है जिससे लोगों में विश्वास जम जाता है। अब बाद में देखते हैं कि निवेशक बने, जमा करने वाले की संख्या कम गई और परिपक्व, जिनको एफडी या रेकरिंग पूरा हो गया, उनकी संख्या ज्यादा हो गई। ये लेकर के वियतनाम, हनोई चल जाते हैं, कोरिया, जापान भाग जाते हैं। ये पता नहीं चलता कि कहां से चले गए। हालांकि शुरू में खोलते समय चिट फंड कंपनी जो है ये राज्य सरकार के से पंजीयन और संबद्ध करवाते हैं। इनके रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इसीलिए ये जो है कुछ बंधे हुए, हल्के बंधे हुए हैं। कभी कभी इनकी अनुपस्थिति में भी काम करते हैं तो उनको भागना और आसान हो जाता है। आप ये देखिए, कोई चिट फंड कंपनी कम पैसे में आपको पैसा कई गुना करके देने का वादा करती है तो देखना है कि उस सरकार से संबंध पंजीकृत इनके रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए हैं या नहीं। दस्तावेज को पढ़िए। हालांकि पढ़ता कौन है? सब कोई तो पूंजी को ज्यादा करने के लोभ में ऐसा में फंस जाते हैं। कुछ ही लोग समझ पाते हैं, ज्यादातर तो ठगाने वाले ही हैं। शारदा करके या रोजी वैली करके ऐसे कई चिट फंड कंपनियां करोड़ों का चूना लगा करके जनता को निकल चुकी है। ऐसे कई कंपनी के नाम दर्ज है। इसमें आपको करोड़ों अरबों का घाटा जनता को होता है। ये चिट फंड कंपनियां इसी प्रकार से फलते फूलते हैं। शुरू ये देते रहेंगे, निवेशक के पैसा सही परिपक्व होने पर देंगे दूसरे निवेशक को। और जब निवेशक की संख्या बतेबे किए कि ज्यादा, मतलब जमा करने वाले की संख्या कम हो जाए और जिसको डबलिंग होना है उसको ज्यादा हो गया, ज्यादा देना पड़ गया, तो ये निकल भी जाते हैं। अब बात है कि जो रजिस्टर्ड है, अब उनमें क्या होता है कि उनमें एक केस जाती है। केस जाने के बाद न्यायालय में आते जाते करते धरते फिर भी सबका सब पैसा किसी को नहीं मिल पाता।
किसी को मिलता है, किसी को आधा सुधा मिला, किसी को भी नहीं, वो निकल जाता है। वो घाटा जनता के कंधों पर पड़ जाती है जो जमा किए थे। अब इसी के तहत देखिए बात यह है कि सहारा इंडिया की स्थापना बता दिया आपको कि 1978 में की गई थी। सुब्रतो राय जिनका जन्म हुआ है आपको 1948 बता दिया जाए। सुब्रतो राय का ये फैलाने का कारण है कि शुरू जब ये आते हैं तो कुछ अभिनेता, राजनेता, बड़े बड़े आदमियों के साथ में फोटो लगाकर अपने आप को जो है हाई फाई के रूप में दर्शाने के लिए, कितने बड़े बड़े आदमी जुटे हैं तो आपको जुटने में क्या लगता है, इसीलिए ऐसे के साथ में मिलकर ये काम करते हैं। ये चिट फंड कंपनियां जो है ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते कहाँ है, मनोरंजन में, होटल में, व्यवसाय में, पर्यटक में, और कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को देते हैं। माइक्रो फाइनेंस में होता है कि कुछ जनता को बैंक के ब्याज के दर पर कर्ज दिया जाता है और किस्तों में वसूल कर ली जाती है। यह माइक्रो फाइनेंस हुआ। जैसे इधर के क्षेत्र में भी जो हम जहां से बोलते हैं, एरिया से उत्कर्ष है, चेतन इंडिया है, ये सब क्या करते हैं, माइक्रो फाइनेंस है। ये जो चिट फंड कंपनियों से पैसा लेकर के अब ब्याज की दर पर देते हैं लोगों को। अब देने के बाद ये क्या होता है कि फिर इसे ब्याज सहित किस्तों में वापस लेते हैं। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये तो भागने वाले हैं नहीं, भागेंगे तो पैसा इनका फंसेगा। परंतु अब यही माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कभी कभी क्या होती है कि अपने अंदर पैसा को जमा करवाने के लिए पासबुक खुलवाना शुरू कर देते हैं। वे निवेशक से पैसा इन्वेस्ट करवाने लगते हैं, अपने में लेने लगते हैं, कितने दिन में डबल करके देंगे, ट्रिपल करके देंगे। अब यही पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि ज्यादा लोगों को जब एफडी पूर जाए या परिपक्व हो जाए रेकरिंग का, तो उनको पैसा देने के लिए ज्यादा हो जाए लोड, तो वे अपने आप को दिवालिया भी या हाथ खड़ा भी कर सकते हैं। यही एक समस्या बनी रहती है। अरे समस्या नहीं है तो कोई समस्या नहीं थी। अब इसी को देखते हुए अब यहां एक देखिए सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना, इसकी स्थापना ये सरकार द्वारा जो है ऐसे 1988 में इसका प्रस्ताव लाया गया, लेकिन संवैधानिक रूप से 1992 में ये जो है पूर्णतः निर्मित हो गया है संवैधानिक रूप से। अब इस सेबी क्या है, पूरा नाम बोल ही दिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अगर खाता खुलवाने लगती है, लोगों से पैसा अपने में इन्वेस्ट करवाने लगती है, रेकरिंग के रूप में या फिक्स के रूप में या जमा के रूप में, चाहे जो जमा हो, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करती है कि उन कंपनियों से कुछ परसेंटेज सिक्योरिटी मनी जमा करवा लेती है, ताकि आपके भागने पर हम ग्राहकों को कम से कम पूंजी लौटा सके। यही बात हुआ सहारा इंडिया के साथ। अभी सहारा इंडिया अभी दिक्कत में फंसा हुआ है। उनका 25,000 करोड़ रुपया जो है वो सेबी अपने पास रखे हुई है। ये मांग रहा है सहारा इंडिया कि हमको दे दीजिए। ये बोलता है कि ग्राहकों के पैसा सब दे दीजिए, तो हम दे देंगे। उन्हें ग्राहक को दे रहा है और सेबी 25,000 करोड़ इसको दे रही है। ये सिक्योरिटी मनी हुआ। अब जिनको पैसा फंसा हुआ है वो आपको अप्रैल 2022 तक ये देने को ऐलान किया है कि जिनको पैसा है वो मूलधन दिया जाएगा, लेकिन ब्याज तो देना संभव नहीं है। वो भी मूलधन सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। यही समस्या है कि सरकार से पंजीकरण संबद्ध रहने के बाद भी, सेबी के उनका सिक्योरिटी मनी जमा रखने के बाद भी ये पैसा सबको मिलना संभव नहीं हो पाता है। यही है चिट फंड कंपनियां और इनके द्वारा दिए गए पैसे माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस के द्वारा जो ब्याज की दर पर दिया जाएगा वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये अपने अंदर खाता खुलवा लेते हैं, फिर लेना शुरू करते हैं कि हम इतने रेकरिंग करने के बाद साल 2 साल 4 साल में चौगुना तिगुना पूंजी देंगे। यही हो जाती है फिर समस्या वाली बात। सरकार को सावधानी क्या है, चिट फंड कंपनी से सावधान। सरकार को चाहिए कि ठीक है माइक्रो फाइनेंस सभी लोगों को बैंक दर पर कर्ज दे रही है, किस्तों में ले रही है, वहां तक काम ठीक है, लेकिन जब ये अपने अंदर खाता खुलवाने की बात या लोग निवेशक को पूंजी को अपने कंपनी में इन्वेस्ट करवाने की बात करने लगते हैं, तो वहां पर सरकार को थोड़ा रोक लगाना चाहिए कि ताकि ये पैसा को लेकर फिर सहारा की तरह इधर उधर न कर देंगे। बहुत सारी कंपनियां आई और गई। चिट फंड कंपनी में लोग करते गए, इतने देर दुगना देंगे, अब पूरा हो गया तो जाने के बाद वहां ताला लटका हुआ नजर आता है, वो भाग गया। बहुत सारी कंपनी आए और गए, 1-2 नहीं, दर्जनों आए और गए। इसको पर रोक लगाना चाहिए। अब बात रही बैंक की, जहां SBI है
या पीएनबी है, मगध ग्रामीण है, पोस्ट ऑफिस है, ऐसे ऐसे जो बैंक है जो राष्ट्रीयकृत हो चुके हैं, 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है, उनकी शाखा बढ़ा दी जाए ताकि वहां पर भीड़ भाड़ ना हो। एफडी रेकरिंग उसी से द्वारा चलाई जाए ताकि पैसा किसी ग्राहक को न डूबे। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी कंपनी जो मार्केट में आती है वो क्यों आ रही है, कहां से आ रही है, कौन चला रहा है, इस पर उसे तुरंत नजर डालना चाहिए। इससे घाटा जनता को होता है और जनता की कमी, जनता की गरीबी, देश की गरीबी से जुड़ा हुआ होता है। तो इनका अधिकार सीमित होना चाहिए। सीमित यह कि आप बैंक ब्याज के दर पर माइक्रो फाइनेंस से आप कर्ज दे सकते हैं, लेकिन लोगों की पैसा को डबलिंग, रेकरिंग द्वारा डबलिंग, कम पैसे में डबलिंग, ट्रिपल, 4 गुना करने का यह अधिकार नहीं देना चाहिए सरकार को, क्योंकि ऐसा हजारों सैकड़ों बार देखा जा रहा है और सैकड़ों बार ये ऐसा ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सब है आपका सहारा इंडिया एक संस्था जो चिट फंड की एक संस्था थी, जो आज भी है। आज इसकी दिवालियापन की स्थिति आ गई है। अब इसके फंसे पैसे अरबों खरब में है इंडिया के, विदेश तक। अब मिलेंगे कि ना मिलेंगे, किनको मिला किनको ना मिला, ये कोई गारंटी नहीं है। इसे कहते हैं हम लोग ये सहारा इंडिया संस्था है। और सेबी क्या कर सकती है, कुछ तो रखती है अपने अंदर इसके पैसे को, ताकि हम ग्राहकों को दे सके, लेकिन इनका भी पैसा पूरा पूरा ग्राहक तक नहीं पहुंच पाता। ये इधर उधर पैरवी वालों को मिला, ना पैरवी वालों की गड़बड़ा गया, जिनको अप्रोच है, पहुंच है। तो फिर भी आप इसमें अपने सहारा इंडिया से फंसे हुए पैसे को सेबी का पूरा लिस्ट मोबाइल पर मांग कर और कैसे अप्लाई करने के लिए कहता है वो आवेदन देना होगा और दे सकते हैं और जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पैसा मिलना न मिलना यह कोई आवश्यक नहीं रहता कि सब आपका पैसा ब्याज सहित रिफंड हो ही जाए, न भी होगा, मूलधन भी मिल जाएगा, काफी ही होता है। तो ये है आपको चिट फंड कंपनियां और ये सब ये जो कंपनियां हैं ये सब फालतू चीजें हैं, जिसे कहते हैं आपको कंप्यूटर का वायरस। ये सब को चलाने का आदेश ही नहीं होना चाहिए। अगर वो चलाना चाहता है तो एसबीआई से कैसे आपको छोटे छोटे पॉइंट बन रहे हैं, उनसे लोग कमाए, उनमें डिपॉजिट करें, जिसका पूरा जिम्मेवार उसके सहायक बैंक रहेंगे। ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजों पर थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसे कंपनियां कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्निंग करने का प्रलोभन देते हैं, तो उससे सावधान रहिए। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इसे कहते हैं ये सब आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।